इन 100 प्रश्नों में से देखिए साथियों, आपको पता है कि आपको 80 मिनट का समय दिया जाता है। यह समय इसलिए कम रखा जाता है ताकि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडवांस तैयारी करें। अब वहां पर क्या होता है कि हमें पता है कि मैथ्स का टाइम हमें, अब जैसे प्रश्न आते हैं मैथ्स के 30 प्रश्न अपने 3rd ग्रेड की अगर बात करें, तो उस 30 प्रश्नों के लिए हमें 30 मिनट से ज़्यादा ही समय चाहिए, जबकि वो समय निकाले कहाँ से। तो ऐसे सब्जेक्ट जैसे साइंस जैसा सब्जेक्ट है, जीके जैसा सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट का टाइम हम बचाकर ही वहाँ अपने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को समय दे सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने के लिए हम यहाँ पर आपको समय उससे मेन एग्जाम से थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत समय तो अपना ओमार भरने में जाता है और कुछ समय हमें एडवांस थोड़ा सा तैयारी पहले से लेकर चलनी चाहिए। तो बाकी आप यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस करोगे, मेन एग्जाम में अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाएंगे। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इसलिए रखते हैं ताकि आप, क्योंकि मेन एग्जाम में हमें बहुत सारे प्रश्न करके आ जाते हैं, फिर घर आके पता चलता है कि हमारे 20 प्रश्न गलत हो गए, तो 20-21 प्रश्न गलत होने के साथ साथ जो 7 प्रश्न सही थे वो भी गलत हो गए। तो इसलिए हमें थोड़ा इसका भी एक अच्छा नॉलेज हो जाए। तो चलिए साथियों, बेसिक बातें आपको पता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य कथन है। सबसे पहले कभी भी एग्जाम सोल्व करें आप, तो आप अपने एक पेन को जरूर साथ में रखें, जिससे आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कर लीजिए जो आप प्रश्न पढ़ते समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखनी है। असत्य है, सत्य है, हाँ नहीं, क्या पूछा गया है। तो इसमें साथियों प्रश्न पूछा कौन सा असत्य कथन है इनमें से। एंजियोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी पहला कथन सत्य है। दूसरा देखिए एंजियोलॉजी जो है, दूसरी बात विलियम हार्वे, इसको कैसे याद रखेंगे। एनजीओलॉजी को देखो, एनजीओ जो होते हैं ना, एनजीओ जहां पर मान लो बच्चों की देखभाल होती है, ऐसे कुछ आपने जैसे महिलाओं के लिए एनजीओ बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, तो वहां से याद रखना वहां पर ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं एनजीओ के अंदर हम। तो एनजीओ में हम जा रहे हैं ब्लड डोनेट। अब ब्लड डोनेट करने कहां से जा रहे हैं, किसी रास्ते से, किसी हाईवे से होकर जा रहे हैं। कोई भी एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, कोई भी हाईवे है, तो हाईवे से होकर हम जा रहे हैं। तो याद रखना साथियों, एंजियोलॉजी का जो जनक है वो है विलियम हार्वे। हार्वे को हाईवे से याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत याद करने का मैं कोशिश करूंगा साथ में, क्योंकि जो चीज़ें रटने वाली होती है उनको थोड़ा एसोसिएट करके, थोड़ा रिलेट करके याद रखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, यह भी बिल्कुल सत्य बात है कि विलियम हार्वे को क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी का फादर कहते हैं। नेक्स्ट है अपना रक्त जो है, ब्लड जो है अपना, और जो हार्ट है ये क्या है, क्या एक्टोडर्म से बने हुए क्या। सबसे पहले बात करते हैं एक्टोडर्म क्या चीज़ होती है। साथियों अपने जो एक्टोडर्म की अगर बात करें, एक्टोडर्म अपने देखिए जब भ्रूणीय अवस्था होती है, तो भ्रूणीय अवस्था में सबसे पहले आपने सुना होगा जैसे शुक्राणु और अंडाणु, बेसिक से बताता हूं, शुक्राणु है और एक अंडाणु है, इन दोनों की मिलने की प्रक्रिया कहलाती है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। जो शुक्राणु है और जो अंडाणु है फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जिसे हम निषेचन कहते हैं। उसके बाद जो एक पहली कोशिका बनती है जिसे हम कहते हैं युग्मनज। इसे क्या कहते हैं, युग्मनज। इस युग्मनज जो पहली कोशिका बनती है उसमें बारंबार विभाजन होते हैं, जिसे विदलन या क्लीवेज बोलते हैं। ये युग्मनज पहली बात है कि फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद गर्भाशय में जो गर्भ है वो रोपित हो जाता है। उस दौरान कुछ अवस्थाएं आती है जिसमें मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, कुछ आपने अगर नहीं सुने तो आपको जनरल टॉपिक वाले में पढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए जो गेस्टुला अवस्था है, या फिर मैं आपको कहूँ 3 प्रकार की कुछ विशेष लेयर बनती है बच्चे में, जिससे शरीर के सारे अंग अपने जो भी बने हैं वो विशेष प्रकार के इन 3 लेयरों से मिलकर बने हुए होते हैं। सबसे बाहर की लेयर है उसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टो सबसे बाहर है, अंडा सबसे अंदर है, तो अंडे से याद रखना एंडोडर्म। अंदर की जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। और बीच में है मध्य से होता है मीजो, तो मीजोडर्म है बीच की लेयर। अंदर अंडा है तो अंडे से एंडोडर्म और बाहर की है एक्टोडर्म। अब याद दूसरा तरीका भी इसी तरीके से याद भी रख सकते हैं कि एक्टोडर्म से कौन कौन सी चीजें बनी हमारे शरीर में। तो एक्टोडर्म से मुख्य रूप से जैसे हमारे शरीर का सबसे बाहर पार्ट क्या है, हमारी त्वचा। तो त्वचा या अध्यावरणीय तंत्र है अपना शरीर का, वो कौन से है, अपना एक्टोडर्म से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी है, तो हमारा मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र है, ये भी मुख्य रूप से एक्टोडर्म का बना होता है। हालांकि कई ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जिसमें एक से अधिक लेयर का भी उपयोग होता है, लेकिन बेसिकली आप त्वचा वाला जो अध्यावरणीय तंत्र है वो एक्टोडर्म से, और अपना ये वाला टॉपिक है रक्त और हृदय वाला है, ये मुख्य रूप से कौन से ड्रम से बना होता है, मेसोडर्म से बना होता है। तो ये बेसिक बात याद रखना है, एक्टोडर्म से तो त्वचा वगैरह बनी होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये कथन कैसा कथन है, असत्य कथन है। हमारा रक्त जो है, हमारा ब्लड है और हमारा हृदय है वो किससे मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म से ना होकर किससे होता है, मेसोडर्म से मिलकर बना होता है। ठीक है साथियों, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट साथियों आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, चलिए एक लास्ट और बता देता हूं मैं आपको। मनुष्य में बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जहां पर क्लासिफिकेशन का टॉपिक आता है बायोलॉजी के अंदर, वहां पर कुछ विशेष प्रकार के संघ पढ़ते हैं हम, खास करके 10 से 11 संघ ऐसे, जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा जैसे पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव आते हैं। फिर आते पोरीफेरा जिसमें स्पंज आती है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्कीहेलमिन्थीज। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट आपने देखा होगा 3rd ग्रेड एग्जाम में उत्सर्जन वाले टॉपिक में ऐसे ही कुछ संघों के नाम दे रखे थे या कुछ जीवों के नाम दे रखे थे, उनमें उत्सर्जन तंत्र अंग पूछ लिया। ठीक वैसे ही हमें हो सकता है मनुष्य में या फिर अन्य जीवों के अंदर परिसंचरण तंत्र पूछ ले किस प्रकार का पाया जाता है। तो मैं आपको 2 संघ बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट। एक का नाम है एनेलिडा,
एनेलिडा, और एक है अपना दूसरा कोर्डेटा। कोर्डेटा और एनेलिडा ऐसे संघ हैं जिनके अंदर, या ट्रिक याद रख सकते हो, ए से एनेलिडा और सी से कोर्डेटा। एसी ऐसी होती है वो हमेशा बंद कमरे में ही काम करती है। खुला आप रूम है वहां पर या चारों ओर से खुला, वहां पर एसी अच्छे से ठंडे नहीं करेगी उस चीज को, तो एसी हमेशा बंद में काम करती है। तो ठीक वैसे ए से एनेलिडा, सी से कोर्डेटा। तो एसी से आप याद रखना, एनेलिडा और कोर्डेटा संघ के जो प्राणी है उसमें मुख्य रूप से कैसा परिसंचरण पाया जाता है, उनमें बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। खुले का मतलब है, देखिए एसी है सिर्फ बंद कमरे में चलने वाली, तो एनेलिडा और कोर्डेटा, एनेलिडा और दूसरा है कोर्डेटा, ना कि आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, आर्थो जो डॉक्टर आपने सुना होगा आर्थोलॉजिस्ट है, यानी जो जोड़ों के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं आर्थोलॉजिस्ट। घुटनों में पैरों में कई बार चोट लग जाती है, कहाँ पर जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो ऐसी चीज़ों में हम जाते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट के पास। या ऑर्थो नाम की एक ट्यूब भी आती है अपने, जो कई बार जोड़ों में दर्द होता है तो उससे संबंधित। ऑर्थो का मतलब भी होता है जॉइंट, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, जॉइंट, जॉइंट। और पोड्स जो होते हैं, पोड्स, ऑर्थो पोड्स, पोड्स का मतलब होता है फुट, पैर, यानी ऐसे जीव जंतु जिनमें पैर जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। आप कभी भी किसी भी इंसेक्ट को देखना, पीछे से उसके पैर होंगे इस प्रकार से 3 जोड़ों के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। 3 जोड़े वाले जो जितने भी इंसेक्ट्स, उनको इंसेक्ट्स की कैटेगरी में उन्हीं को रखते हैं जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। मकड़ी को इंसेक्ट में काउंट नहीं करते क्योंकि उसमें 4 जोड़ी पैर होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक साथ याद रखना अपने कि जॉइंट फुट वाले जीव क्या कहलाते हैं, ऑर्थोपोड्स कहलाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। इतना बड़ा संघ है ये कि मान के चलिए अपनी पूरी पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या लगभग 8 बिलियन है, पूरे पृथ्वी पर इंसान है, और इतने सारे ये इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े इस दुनिया के ऊपर है कि अगर हर एक इंसान, प्रत्येक इंसान को कीड़े मकोड़े अगर बांटे जाए पर्सनली, तो प्रत्येक इंसान के हिस्से में लगभग 20-20 करोड़ अपने उसके हिस्से में आएंगे। आप सोच के देखिए, एक इंसान को 20 करोड़ मिलेंगे तो 8 अरब इंसान है यहाँ पे टोटल, ठीक है, 8 अरब इंसान यानी 8 बिलियन इंसान है, तो उन सभी में इतने सारे आएंगे। तो इतने सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संघ माना जाता है फिलहाल अभी तक ज्ञात जो भी। एनेलिडा में अपना अभी बताया था, एनालिडा में तो बंद होता है, मोलस्का में और आर्थ्रोपोड्स में कैसा पाया जाता है, खुला परिसंचरण पाया जाता है। उसका ये पर्सन काफ़ी अच्छा पर्सन है, और अभी 3rd ग्रेड के एग्जाम में ऐसा एक पर्सन देखने को भी मिला था हमें, आपने पेपर दिया होगा, उसमें शायद ऐसा ही पर्सन आया था कि किस में, यानी कोई एक ब्लड ग्रुप दे रखा था, उसमें शायद पूछा था कौन कौन सी एंटीजन या कौन कौन सी एंटीबॉडी है। सभी के बारे में अच्छे से बताता हूँ। नाम आ रहा है, पहली बात तो प्रतिजन या एंटीजन होते क्या हैं। साथियों, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्ल लैंड, ठीक है, कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सबसे पहले रक्त समूह की खोज की थी। हालांकि इनसे पहले भी रक्त के बारे में पता था, लेकिन रक्त समूह के बारे में नहीं पता था। यही कारण है कि पहले क्या होता था, पुराने समय में एक व्यक्ति को किसी दूसरे जानवरों का खून भी चढ़ा देते थे। अब उससे क्या धीरे धीरे पता चला कि नहीं, दूसरे से मौत होने लगी तो पता चला कि नहीं, इंसान को तो इंसान का ही खून दे सकते हैं। फिर पता चला इंसान को इंसान का खून देने से भी मौत हो रही है। तो एक रीज़न इसका पता लगाने वाले अगर सबसे पहले कोई व्यक्ति थे, वो थे कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आरबीसी जो होती है हमारी, आरबीसी रेड ब्लड जो कार्पसल्स है, इनकी सतह पर विशेष प्रकार के कुछ कण पाए जाते हैं। इन कणों को उन्होंने कहा एंटीजन। क्या कहा, ये एंटीजन है। और इस एंटीजन के भी प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, देखिए इन्होंने 2 ही प्रकार बताए, एंटीजन ए बताया और एक बताया एंटीजन बी। 2 ही एंटीजन होते हैं, याद रखना ये मुख्य रूप से। इसके अलावा एक व्यक्ति कार्ल लैंड स्टीनर के साथ बाद में एक व्यक्ति हो रहा है जिसका नाम था विनर। इन्होंने एक नया आरएच मतलब नया एंटीजन खोजा, उसका नाम था आरएच। तो प्रश्न आया ना, निम्न में से कौन कौन से एंटीजन होते हैं। एंटीजन 3 ही पाए जाते हैं, ए, बी और आरएच। इनके अलावा कोई एंटीजन नहीं होता। एग्जाम में बाई चांस प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा एक एंटीजन है या नहीं है, ऑप्शन आ गया ए, बी, आरएच और एक ऑप्शन दे दिया ए, बी। अब आप सोचोगे कि नहीं ए, बी, आर, बी ये तो हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप के रूप में, आरएच ब्लड ग्रुप नहीं होता। ब्लड ग्रुप आरएच नहीं होता, बिल्कुल सही है। आरएच एंटीजन है, लेकिन एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच ये एंटीजन है, ए बी एंटीजन नहीं है, ये एक ब्लड ग्रुप है। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर केवल ए एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह पर केवल बी एंटीजन होता है उसमें ब्लड ग्रुप बी होता है। जिसकी आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो उसे हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। ए वाले को केवल ए, बी वाले को केवल बी, और ए और बी दोनों पाए जाए। ए और बी बोल रहा हूं ना कि ए बी नाम का एंटीजन, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन, उसे हम कहते हैं अपना कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप। और जिसकी आरबीसी की सतह एकदम सपाट है, गोल है बिल्कुल, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको हम ओ का ओ ही बोल रहे हैं तभी, इसलिए इसका नाम ओ पड़ा है। ए बी के बाद सी नहीं रखा हमने, ओ क्यों लिखा, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है, बिल्कुल उभय अवतल होने के कारण गोल होती है लगभग आरबीसी, तो उसके लिए इसको ओ हमने कह दिया।
तो ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, 3 टाइप के एंटीजन होते हैं, इन दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले कॉल इंसिडेंट ने बताई थी, इसलिए इन्होंने ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता इन्हें माना जाता है। जबकि RH कारक की खोज इन्होंने की थी, हालांकि नाम दोनों का साथ में आता है, लेकिन मोस्टली अगर एक ऑप्शन चुनना पड़े तो प्राथमिकता इसको देंगे हम, विनर को। इन्होंने एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रिसस, ये बंदर की प्रजाति भी पूछ लेते कई बार। मकाका रिसस नाम का बंदर था, उनमें सबसे पहले एक नया कारक, नया RH फैक्टर खोजा था, जिसका नाम रखा था RH एंटीजन। जिन व्यक्तियों में RH पाया जाता है उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हम मेन बात करते हैं इस पर्सन के अकॉर्डिंग कि इस व्यक्ति में A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है और O है। इसमें कौन कौन से तो एंटीजन होते हैं और कौन कौन सी एंटी अपनी बॉडी होती है। तो ये बेसिक बात करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। देखिए एंटीजन होते हैं वही तो ब्लड ग्रुप होता है, तो A है तो A एंटीजन है, B है तो B एंटीजन है, AB है तो A और B दोनों एंटीजन है, O है तो कोई एंटीजन है ही नहीं। ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है वही उसका एंटीजन के आधार पर नाम ब्लड ग्रुप का पड़ा है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी। साथियों एंटीबॉडी जो होती है एंटीजन के जस्ट विपरीत होती है। A है तो इसको स्मॉल से लिखते हैं वैसे B है तो इसको लिखेंगे A और B दोनों ही दोस्त है तो इसका कोई दुश्मन है ही नहीं, इसके कोई दोस्त ही नहीं है तो सारे दुश्मन ही दुश्मन है। तो इसे एक बात पता चलिए में, A ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीजन होता है और B एंटीबॉडी होती है, B ब्लड ग्रुप में B एंटीजन होता है और A एंटीबॉडी होती है। AB ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। यही पर्सन शायद मेरे हिसाब से 3rd ग्रेड में आया था। और लास्ट है O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती है। फिलहाल पर्सन में पूछा गया है किस रुधिर समूह में एंटीजन A और एंटीबॉडी B पाई जाती है, तो हमें पता है एंटीजन A और एंटीबॉडी B ये किस में पाई जाती है, A ब्लड ग्रुप में पाई जाती है। तो हालांकि डिटेल ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसी डिटेल एक पर्सन से आपके कई पर्सन सोल्व करवा सकते हैं आप अच्छे से, अगर आपने इसको सुना होगा तो साथियों ये पैनल का थोड़ा सा बेनिफिट यहीं पर है कि मैं हर बात को जो मैं चाहता था आज रियल में मैं वो कर पा रहा हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसे पढ़ाते हुए, क्योंकि रियल में सिर्फ बोलने से कुछ बातें क्लियर नहीं होती। बच्चे जब अच्छे से उसको विजुलाइज कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो अच्छे से वो चीज़ें और भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो साथियों आगे नेक्स्ट पर्सन की ओर बात करते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, किस रक्त समूह को क्रमशः प्रतिजन और प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, यानी हम कह सकते हैं एंटीजन। तो साथियों यहाँ पर प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी और प्रतिजन दोनों में से यह पूछा है प्रतिजन और प्रतिरक्षी अनुपस्थित होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे ब्लड ग्रुप है जिसमें एक में तो एंटीजन नहीं होता और एक में एंटीबॉडी नहीं होती। तो एंटीजन किस में नहीं होता, O में कोई एंटीजन नहीं होता और AB में क्या नहीं होती, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। क्यों नहीं होती, AB में दोनों एंटीजन होते हैं, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। तो साथियों पहले O आएगा बाद में AB आएगा, तो याद रखना पहले कौन सा आएगा, O और बाद में आएगा अपना AB। तो क्योंकि यहाँ पर पूछा है किस रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता, अनुपस्थित होता है, तो हम कहेंगे प्रतिजन किस में अनुपस्थित होता है, O में, और एंटीबॉडी किस में अनुपस्थित होती है, अपने AB में। समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो क्यों रीजन मैंने आपको बता दिया कि O पहले क्यों आया है, AB पहले क्यों नहीं आया। क्योंकि मैं अगर कहूं कि AB पहले आएगा और O बाद में आएगा, इसका मतलब तो ये हो गया कि AB में A और B दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है। लेकिन इसने क्या पूछा है कि कोई भी पहले एंटीजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। तो ये थोड़ा सा इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा पर्सन था ये भी। नेक्स्ट है आज का 12वां प्रश्न, पिता का रक्त समूह और माता का रक्त समूह होने पर उनके बच्चों में सभी प्रकार के रक्त समूह संभव है। तो ये अपना 10वीं क्लास में पहले चलता था, एलएलईज वगैरह बनाना और उससे ब्लड ग्रुप का निर्धारण करना कि माता पिता से बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए बेसिक बात करते हैं, ब्लड ग्रुप से कैसे पता चलता है कि ये बच्चा किसका है। मोस्टली तो आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा आपने कि डीएनए टेस्ट करवाते हैं बच्चे का पता लगाने के लिए, नहीं, लेकिन ऐसे कैसे पता लग सकता है कि बच्चा किसका है। तो साथियों सामान्यतः माता पिता के ब्लड ग्रुप से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ये पता कैसे लगाते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने बात की 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। अब साथियों अभी तक हमने ब्लड ग्रुप पढ़ा, एंटीजन पढ़े, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे आपने मेंडल के नियमों में पढ़ा होगा, मेंडल आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने कैपिटल टी, स्मॉल टी वो देखते थे, वो क्या थे, वो युग्म विकल्पी थी। ये कैपिटल टी देखता था। एक होता है जीन, अकेले इस कारक को कहते हैं जीन, और जीन जब समूह में आके किसी एक लक्षण को निर्धारित करता है उसे हम युग्म विकल्पी या एलेलीज कहते हैं। एक आपने सुना होगा स्मॉल टी, ये भी एलेलीज है, इसको हम प्रभावी लंबा और इसको बोना कहते थे वहां पर। ठीक वैसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो एक जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एलेलीज के रूप में दर्शाने के लिए इसको 2 रूप से दर्शा सकते हैं। या तो हम इसको बोलते हैं IA,
यानी जो एलिलीज हैं वो आप यहाँ पर ए और ए के रूप में है, या हम कह सकते हैं दूसरा एक ज़्यादा बेटर जो माना जाता है वो ये होता है आई ए और आई ओ। ठीक, बी में भी लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं आई बी और दूसरा लिखेंगे आई बी आई ओ। अब एफ बी को हम दो तरीकों से नहीं लिख सकते, रीज़न क्योंकि एक आई ए और एक होगा आई बी। अब ए और बी दोनों है तो तीसरा ओ लिख ही नहीं सकते हम, दो ऑप्शन इसमें हैं तो इसको एक ही तरीके से हम लिख सकते हैं साथियों। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना, ये आई ए और आई बी सीधा होता है, और ओ को भी सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं आई ओ। ये कुछ बातें अगर आपको पता है बेसिक, आपको ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली बातें, ये चार। अब इनसे हम पता लगा सकते हैं किसी का भी ब्लड ग्रुप। जैसे एग्जांपल अगर मुझसे पूछे कोई कि जैसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हम ब्लड ग्रुप का एक जोड़ा बनाए जिससे सभी बच्चे हर प्रकार के, चारों प्रकार के जो है ब्लड ग्रुप वाले बच्चे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर रखते हैं। जैसे मैंने कहा ए ब्लड ग्रुप है पिता का और ए बी है माता का, तो बताओ होने वाले संतान में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो कैसे पता लगाएंगे, ए को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ज़्यादा प्राथमिकता इसको दे रहे हैं क्योंकि ये लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है फिलहाल, इसलिए ये लिख रहे हैं आई ए आई ओ, इसको लिखेंगे आई ए आई बी। अब देखिए क्या होगा, इस ए का क्रॉस इस ए से कराया तो हमारे पास युग्म विकल्प आया आई ए और आई ए। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, आई ए किस में आता है, ए में आता है, इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप प्राप्त हो गया। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए इस ओ का क्रॉस कराएंगे इस ए के साथ तो बनेगा आई ए, पहले हमेशा ये प्रभावी लिखते हैं फिर कम प्रभावी लिखते हैं आई ओ। तो आई ए आई ओ को भी क्या कहते हैं, ए ही कहते हैं, यानी दोनों कंडीशन में ए ही बन रहा है यहाँ तक। तो आगे बात करते हैं, इस ए का क्रॉस जब इस बी के साथ कराते हैं आई ए आई बी, ये किस में पाया जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप में। और लास्ट है आई ओ आई बी, ये किस में पाया जाता है अपने आई बी, पहले प्रभावी लिखेंगे फिर कम प्रभावी बी हो, तो ये किस में पाया जाता है, इस बी वाले में। तो यहाँ पर हमें देखते हैं 50% संभावना है ए ब्लड ग्रुप की, यानी 4 संतानों में से 2 संतान यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है ए ब्लड ग्रुप की, 1 संतान ए बी की और 1 दिखाई दे रही है बी की। इसमें ओ वाला कोई भी समूह है ही नहीं, इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता कि ए और ए बी का जोड़ा। हमें डायरेक्ट अगर याद रखना है तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ सभी जोड़े किस में बन सकते हैं। देखिए साथियों मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से मैंने जोड़े बनाए हैं। अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करता हूँ मैं यहीं पर कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन लेता ए, एक ऑप्शन लेता बी। अब देखिए ये ऑप्शन ले रहा हूँ मैं, इसका ये ले रहा हूँ, इसका ये ऑप्शन ले रहा हूँ। इस ए का क्रॉस इस बी से कराया तो सबसे पहले बनेगा आई ए आई बी, यानी सीधा मैं बता रहा हूँ ए बी ब्लड ग्रुप। इस ए का क्रॉस यदि मैं इस ओ से कराता तो ए बनता, आई ए और आई ओ बनता। इस ओ का क्रॉस यदि मैं इस बी से कराऊं तो बी बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इस ओ का क्रॉस इस ओ के साथ कराई तो ओ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से हम बता सकते हैं कि हाँ यदि माता पिता में से किसी एक का ए हो और किसी एक का क्या हो, बी हो, पहले बी बाद में ए भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना साथियों इसमें सही ऑप्शन ये होगा ए और बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, ए और बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से क्या बन सकते हैं, सभी प्रकार के चारों टाइप के ब्लड ग्रुप हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला, एक तो याद रखना इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, दूसरा इसे याद रखना इसे शरीर का आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, और तीसरा एक और बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी कौन सी है, वो भी अपनी स्प्लीन है, प्लीहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बात करते हैं। 40वां प्रश्न, इथ्रोब्लास्टोफिटेलिस रोग क्या है। और एलडीसी में भी प्रश्न आए हैं, आरएस में भी ऐसा प्रश्न आया था, इससे संबंधित 2 बार प्रश्न आ चुका है एलडीसी में, 14 में भी और 18 में भी। तो साथियों मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस क्या है। देखो हम बात करते हैं, यदि देखो हम नॉर्मली अपने समाज में क्या है, कहीं भी शादी होती है तो कभी भी हम किसी का हम गोत्र पूछते हैं, हम किसी की जाति पूछ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियाँ मिला लेते हैं। लेकिन कई बार ये आपने कभी सुना है कि आरएच फैक्टर भी मिलाओ आप, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये ज़रूरी है मिलाना चाहिए क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो इसका इलाज है, लेकिन देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई मतलब पिता है बनने के बाद पिता बन रहा है, अगर मान लो शादी के बाद पिता है और एक माता है, पिता है पॉजिटिव, माता है नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, और इससे संतान जो प्रथम हुई है उसका ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव। अब देखिए माँ के गर्भ में वो संतान पल रही है, माँ का खुद का ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, बच्चा है पॉजिटिव। अब हमने तो कहा देखिए ब्लड ग्रुप हमेशा एक बात याद रखना, जो चीज़ हमारे पास पहले से है, मान लो किसी के पास चीज़ है, वही चीज़ हम बाहर से दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें। जैसे किसी के पास आरएच एंटीजन है और उसको बाहर से एंटीजन मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मेरे पास मान लो नेगेटिव ब्लड ग्रुप हूँ, मुझे कोई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला रक्त दे रहा है, तो वो चीज़ मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा जो मेरे शरीर में पहले से नहीं है। तो ऐसी चीज़ें शरीर उसको हम एंटीजन मान लेते हैं, और एंटीजन क्या होते हैं, उसके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाता है और उसका आपस में संगठन हो जाता है, यानी वो क्लोटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है। मैं आगे बताऊंगा ब्लड ग्रुप में कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझो, अब देखिए बच्चा माँ के गर्भ में है, वो कोई ब्लड दे नहीं रहा है, ना ले रहा है ब्लड, वो सिर्फ माँ के गर्भ में पल रहा है बच्चा, अपरा नाम की एक जो प्लेसेंटा है उससे चिपका हुआ है, उसी से पोषण प्राप्त कर रहा है। प्लेसेंटा देखिए क्या होती है, मान लीजिए गर्भाशय है, गर्भाशय में एक साइड एक ऐसी परत सी होती है, एक नलिका सी होती है, जिससे बच्चा जो है वो इसे रोटेट करता रहता है। तो ये जो होती है, ये नाल जो होती है, एम्ब्रियोलिक कॉर्ड जो होती है, और ये जो होती है इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से उसको पोषण, इसी से उसको सुरक्षा वगैरह प्राप्त होती है। अब होता क्या है कि मान लो माँ के गर्भ में जो बच्चा है, पहले संतान होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो अलग एक अपने पूरे एक आवरण के अंदर वो सुरक्षित है और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। प्रसव के दौरान क्या होता है, बच्चे को जब अलग किया जाता है तो माँ के गर्भ के अंदर कुछ मात्रा में यानी RH की एंटीबॉडी बन जाती है इसको प्रसव के दौरान, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, पॉजिटिव ग्रुप बच्चा था। अब बच्चे को जब अलग करते हैं तो इस पॉजिटिव के खिलाफ माँ के गर्भ में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। अब क्या होगा, इन्हीं को यदि दूसरी संतान हो और वो भी RH पॉजिटिव हो, अब पॉजिटिव की एंटीबॉडी बनी हुई है, पॉजिटिव एंटीजन भी आ गया, एंटीजन एंटीबॉडी अब जब एक जैसी हो जाएगी तो आपस में क्लोटिंग होगी। और दूसरी संतान की यदि पिता पॉजिटिव हो, माता नेगेटिव हो, पहली संतान पॉजिटिव और दूसरी भी पॉजिटिव हो, तो दूसरी संतान की गर्भ में मौत हो जाती है। इसे हम कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस रोग। इस रोग से बचने के लिए 48 घंटे के भीतर भीतर एक टीका लगाया जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है IgG प्रकार का, इम्यूनोग्लोबिन G टाइप का, जिसे कहते हैं, देखो माँ को कहते हैं तू रो ना, तू गम ना कर, रो है गम, ये नाम याद रखना, रो है गम, रो भी ना गम भी ना कर, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे तो बोलेंगे रोहगम। रोहगम प्रतिरक्षी होती है, इस टीके का नाम है रोहगम प्रतिरक्षी, जिसका उपयोग किया जाता है किसके अंदर, इसमें अपने इरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस रोग से बचने के लिए लगभग 48 घंटे के भीतर माँ को टीका लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, ये एंटीबॉडी नहीं बनती, जिससे नेक्स्ट बच्चे को पहली संतान होने पर भी लगता है ये, जिससे इसके शरीर में, माँ के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, जिससे नेक्स्ट संतान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है, ये रोग कब होता है, तो याद रखना पति तो हो पॉजिटिव और माता हो नेगेटिव। पर बात करें फिटकरी का सूत्र क्या होता है, ये क्योंकि रीट शायद 2018 में प्रश्न आया था, तो मैं बताऊं किस प्रकार से आया था वहाँ पर प्रश्न। तो साथियों वहाँ पर जो प्रश्न आया था ये, तो वहाँ पर प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से था, मैं आपको थोड़ा सा अलग बताने चाहता हूँ। यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा इसलिए बड़ा कर रहा हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। देखिए साथियों, इसका सूत्र होता है कि K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2O, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइज .24H2, ये सूत्र। लेकिन बेसिक आप याद रखना फिलहाल के लिए कि जो फिटकरी होती है, फिटकरी उसका काम क्या होता है, अपने रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो फिटकरी का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है, अपनी मदद करती है। तो ये अपने 50% कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। आगे के प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि 100% है टोटल। आज मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन किया है हमने लिख कर आज, इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लिया है मैंने, प्रत्येक प्रश्न को ज़्यादा डिटेल में बताऊँ। और कोशिश रहेगी नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर और भी एक और इसका पार्ट बनाएं, जिसमें आने वाले जो और 50% है उसको भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूं। तो आज के लिए अच्छा, अगर आपको साथियों ये वीडियो अच्छा लगती है या अपना जो कोर्स है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। इतना सारी मेहनत, इतना सारा एफर्ट, इतना सारा खर्चा, ये सिर्फ आपके लिए साथियों। मेरा तो सिर्फ प्रयास है आपको एक सही डायरेक्शन देने की, ऑथेंटिक और सफिशिएंट मैटर देने की, अच्छे से अच्छे वे में प्रोवाइड करवाऊँ आपको। लेकिन आप सभी का सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी सारी साथी जुड़ेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और भी बेहतर तरीके से आप सभी के लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो मुझे उम्मीद है आप भी पूरा सपोर्ट जरूर करेंगे और अपने साथियों को रिकमेंड जरूर करेंगे इस कोर्स के बारे में, अपने इन वीडियोज़ के बारे में। और कोशिश करूँगा ये सभी के लिए यूट्यूब पर भी एक बार लाइव क्लास के रूप में ऐसे ही कुछ विशेष क्लासेस हम लेकर आएँ, ताकि लोग भी जाने इतना अच्छा, इतना शानदार कंटेंट एक सही वे के अंदर, एक सही तरीके के साथ, सफिशिएंट और ऑथेंटिक मैटर के साथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।